नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। ये हमारा खास बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की पंजाब सीएम को सलाह। अनिल विज ने भगवंत मान के लिए कहा कि मनोचिकित्सक से दिखाने की सलाह हम दे रहे हैं। तो अनिल विज ने भगवंत मान पर साधा निशाना, कहा कि आप मनोचिकित्सक को दिखाएं। पीएम के विदेश दौरे पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल विज ने साधा भगवंत मान पर निशाना। तो अनिल विज ने भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप खुद को मनोचिकित्सक से क्यों नहीं दिखा लेते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब सीएम को सलाह दी है। कहा कि पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर सलाह जिस तरह से उन्होंने दी है, क्या ये सही है, क्या ये टिप्पणी सही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने साधा भगवंत मान पर निशाना। कहा पीएम मोदी के विदेश दौरे पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह की उनकी टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें खुद को मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भगवंत मान पर साधा निशाना। पंजाब सीएम को दे डाली सलाह। कहा गया कि आप मनोचिकित्सक को दिखाएं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की पंजाब सीएम को एक सलाह। किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका, घाना, त्रिनाद जैसे देशों की यात्रा में गए। वो देश नहीं है क्या? क्या वहां लोग नहीं रहते? क्या वहां लोगों के साथ संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए? अब इस प्रकार की टिप्पणियां करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ब्रेकिंग बुलेटिन में पहली बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग बुलेटिन की पहली बड़ी खबर ये है कि बैठकों में व्यस्त सीएम सैनी, हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज मैराथन बैठकें कर रहे हैं। और एक तो गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की बैठक होगी और स्थायी वित्त समिति सी और कैबिनेट उप समिति की मीटिंग होगी। शाम को एक बार फिर से लोगों से मुलाकात करेंगे सीएम सैनी। तो सीएम सैनी एक के बाद एक आज बैठकों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। मैराथन बैठकें सीएम सैनी की देखने को मिलेंगी और बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठकें रहने वाली है। मुलाकातों का दौर रहने वाला है क्योंकि कैबिनेट उप समिति की भी बैठक होगी और स्थायी वित्त समिति सी की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज मैराथन बैठकें करते नजर आएंगे। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा देखिए कि स्थायी वित्त समिति सी और कैबिनेट उप समिति की मीटिंग होनी है। शाम को एक बार फिर से लोगों से मुलाकात सीएम सैनी कर सकते हैं। सीएम सैनी के आवास पर जो भी लोग पहुंचते हैं, जो भी हरियाणा वासी पहुंचते हैं, अपनी शिकायतें लेकर सीएम सैनी खुद उनके बीच जाते हैं, उनकी फरियादों को सुनते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो सीएम सैनी शाम को एक बार फिर आम लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और सीएम आवास पर पहुंचने वाले तमाम लोगों से सीएम सैनी मुलाकात करते हैं। तो आज मैराथन बैठकें सीएम सैनी करने वाले हैं। एक के बाद एक बैठकों में सीएम सैनी हिस्सा लेने वाले हैं और बेहद महत्वपूर्ण बैठकें रहने वाली हैं, जिनमें से खास रहेगी कैबिनेट उप समिति की मीटिंग। इसके अलावा स्थायी वित्त समिति सी से भी मीटिंग होगी। कानून व्यवस्था पर मंथन। चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सीएम नायब सैनी ने की है बैठक की अध्यक्षता और सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखें, संगीन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अनुराग रस्तोगी और राजेश खुल्लर मौजूद रखे। डीजीपी, एडीजीपी संजय कुमार मौजूद रखे। पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सैनी ने महत्वपूर्ण बैठक की है। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रखे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए कानून व्यवस्था को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हम कदम उठा रहे हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सैनी ने कहा है कि महत्वपूर्ण ये बैठक रही है और सीएम सैनी ने इस बैठक के दौरान कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। अधिकारियों को निर्देश ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, संगीन अपराधियों को बख्शा ना जाए। और अनुराग रस्तोगी, राजेश खुल्लर मौजूद रखे हैं। डीजीपी, एडीजीपी संजय कुमार भी मौजूद रखे।
पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कानून व्यवस्था पर इस बैठक में मंथन किया गया है कि किस तरह से हरियाणा में कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए। सीएम सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक रखी है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि देखिए संगीन अपराधियों को बख्शा ना जाए और अपराध पर लगाम लगाया जाए, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको ये बता दें कि सीएम सैनी ने इससे पहले भी कहा था कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस संगठन कब बनेगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। दिल्ली में 2 दिन चली संगठन को लेकर कांग्रेस की बैठक। एआईसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ 1-to-1 चर्चा हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चर्चा की है। सभी जिला अध्यक्षों के पैनल पर यह महत्वपूर्ण चर्चा। इस बैठक में बीके हरिप्रसाद मौजूद रहे। 6 नाम के पैनल में से फाइनल लिस्ट तैयार, जल्द लगेगी जिला अध्यक्षों की सूची पर मोहर। तो देखिए लगातार यही एक सवाल है कि आखिर कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। बैठकों का एक दौर देखने को मिल रहा है। अब महत्वपूर्ण इस बात में ये है कि 6 नामों के पैनल में से फाइनल लिस्ट तैयार होने वाली है, जिला अध्यक्षों की सूची पर मोहर लगने वाली है और कांग्रेस के संगठन को लेकर लगातार बैठकों का एक दौर देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस का कहना ये जरूर है कि हम जल्द ही संगठन को पूरी तरह से बना रहे हैं। संगठन बनाने पर कार्य हो रहा है। आलाकमान की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं। ऐसे में कांग्रेस के संगठन को लेकर फिलहाल कांग्रेस का दावा है कि बहुत जल्द हम पूरे संगठन का निर्माण कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की सूची पर बहुत जल्द मोहर लगेगी। वो होते रहे, उनके भी कौन से बन गए हैं अध्यक्ष, तो वो अपनी बात अलग रखें। हरियाणा कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हैं कि हमारे संगठन के लिए हमारा सारा सिस्टम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो संगठन बनना चाहिए था, अध्यक्ष बनने थे, उसके लिए अब कार्य शुरू हो चुका है और वो हो जाएगा। देखो बात ये है कि नीचे ज़मीन पर राहुल जी की जो इच्छा है कि नीचे ज़मीन पर काम करने वाले लोगों को हमें आगे लाना चाहिए ताकि पार्टी का फ़ायदा हो सके और वो काम करने की उनमें ऊर्जा हो और निष्ठा। तो मकसद यही है और हमें पूरा विश्वास है कि संगठन में सबके लिए जगह हो, काम करने वाले पार्टी के प्रति जो समर्पित हों वो लोग आगे आएं। पंजाब विधानसभा का दूसरा दिन बीबीएमबी पर सदन में प्रस्ताव पेश किया गया। सीआईएसएफ तैनाती के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश। सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार ने प्रस्ताव पेश किया कि पंजाब पुलिस सुरक्षा करने में निपुण है और पंजाब ने हरियाणा पर आरोप लगाया बीबीएमबी चेयरमैन इशारों पर काम कर रहे हैं। तो बीबीएमबी का एक देखिए महत्वपूर्ण विषय है और सीआईएसएफ तैनाती को लेकर सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार ने प्रस्ताव रखा है। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि हमें सीआईएसएफ की जरूरत नहीं है, पंजाब की जो पुलिस है वो भी सुरक्षा कर सकती है। इधर हरियाणा का आरोप है कि बीबीएमबी चेयरमैन इशारों पर कार्य कर रहे हैं। बीबीएमबी का एक बड़ा विषय है दोनों राज्यों के मध्य और बीबीएमबी को लेकर जिस तरह से विवाद एक गहरा गया था उसके बाद सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई थी। इधर पंजाब का कहना है कि हम सीआईएसएफ लगाने के पक्ष में नहीं है, पंजाब पुलिस बीबीएमबी बाद की सुरक्षा कर सकती है। अब इस मामले में प्रस्ताव भी लाया गया है। पहले ही प्रस्ताव लाने को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा था कि हम प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो प्रस्ताव लाया गया है। एसवाईएल पर समाधान की उम्मीद। एसवाईएल को लेकर बोली सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, इस मामले का जल्द समाधान होना चाहिए। अब पंजाब के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। पहले 2 साल में एक बार मीटिंग हुआ करती थी, मुझे उम्मीद है कि जल्द मामला सुलझ जाएगा। तो देखिए ये कहा गया है कि पहले 2 साल में मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। एसवाईएल पर समाधान की उम्मीद अब जगी है। एसवाईएल को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बयान, इस मामले का जल्द समाधान होना चाहिए। अब पंजाब के साथ बैठकों का दौर एक बार शुरू हो गया है। पहले 2-2 साल में जाकर मीटिंग हुआ करती थी और मुझे उम्मीद है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। दोनों राज्यों के मध्य बैठकें हुई हैं और उम्मीदें जताई जा रही है कि एसवाईएल का मुद्दा अब सुलझा दिया जाएगा। लगातार केंद्र की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि एसवाईएल के मसले को सुलझाया जाए। हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट किया है, हम चाहते हैं कि ये मुद्दा बहुत लंबा खिंच चुका है, अब और ज्यादा ना खिंचे। इस मामले का लगातार
समाधान का प्रयास किया जा रहा है। समाधान होगा तो जाहिर सी बात है हरियाणा के वो हिस्से जहां पानी की कमी है वहां पर भी टेल तक पानी पहुंचेगा। और सिंचाई मंत्री श्री चौधरी ने कहा है कि अब उम्मीद जगी है क्योंकि बैठकें हो रही हैं और बैठकों का दौर ये बताता है कि लगातार प्रयास तेज किए जा रहे हैं। उम्मीद भी जगी है कि एसवाईएल का हल जल्द होगा। पहले जहां 2-2 साल में बैठकें होती थी अब लगातार बैठकें हो रही हैं और प्रयास जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं साथ ही साथ उम्मीद भी जगी है कि एसवाईएल के इस मसले का हल किया जाएगा। एसवाईएल के मसले का हल होने के बाद देखिए सबसे ज़्यादा वो इलाके जहां पानी की अच्छी खासी कमी है वहां तक पानी पहुंचेगा, जिसमें कि दक्षिणी हरियाणा शामिल है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भिवानी का भी कई इलाका है जो इससे जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लंबे समय का मुद्दा है और इंटरस्टेट मामला है। स्टेट्स इन्वॉल्व्ड हैं सेंटर की वजह से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है। तो इस बारी जो मीटिंग्स हैं इस 2-2 साल में हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो दूसरी मीटिंग है वो 5 को होगी। अभी एक कल हुई थी और एक अब 5 को होगी। तो कोई ना कोई हम मानते हैं कि आगे कदम अच्छा ही होना चाहिए और आगे कोर्ट में भी तारीख लगी हुई है। देखिए ब्रेकिंग बुलेटिन की छठी बड़ी खबर, कातिल बाप का कबूलनामा। जी हां, गुरुग्राम से खबर, जहां पर स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। पिता ने खिलाड़ी बेटी को घर में 3 गोलियां मार दी। राधिका के पिता दीपक ने अपने गुनाह को कबूल किया और कहा कि लोग ताने दिया करते थे इसीलिए गोली मारी है। लोग कहा करते थे बेटी की कमाई खाता है इसीलिए बेटी की हत्या कर दी। अब देखिए इस बात में अगर आप देखें तो क्या तुक नजर आता है कि एक पिता अपनी बेटी की इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि लोग कहा करते थे कि तुम बेटी की कमाई खाते हो। बेटी एक एकेडमी चलाया करती थी। कहा यह भी जा रहा है कि पिता इस बात को लेकर भी नाराज थे कि उनकी बेटी सोशल मीडिया के लिए रील बनाया करती थी। रील का लगातार वो विरोध कर रहे थे और इसी बीच जिस तरह से ये मामला सामने आया, एक पिता ने कबूल किया है मैंने अपनी बेटी को गोलियां मार दी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से खिलाड़ी थी राधिका, इसके पिता ने घर पर ही 3 गोलियां इसको मार दी थी अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से। और बाद में पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था। पुलिस पहुंची और पुलिस ने आकर यहां पर छानबीन की। पता चला कि घर से 3 बार गोलियां चलने की आवाज़ आई थी। 3 गोलियां खिलाड़ी को लगी थी। पिता ने कबूल कर लिया है कि मैंने खुद मेरी बेटी की हत्या की है क्योंकि लोग कहा करते थे कि तुम बेटी की कमाई खाते हो। अब कातिल बाप का कबूलनामा है और ये समाज की एक विकृत सोच भी दर्शाता है कि क्या एक परिवार लोगों की बातों में आकर, एक पिता लोगों की बातों में आकर, लोगों के तानों में आकर अपने ही बच्चे की हत्या कर सकता है। समाज में क्या एक बच्चा अपने घर पर ही सुरक्षित नहीं है? पिता को अगर कोई कहता है कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो तो क्या उसे बेटी की हत्या कर देनी चाहिए थी? ये समाज की विकृत सोच पर सवाल उठाता है। ये सवाल परिवार नाम की संस्था पर भी उठाता है कि आखिर परिवार नाम की संस्थाएं कहाँ जा रही हैं। एक पिता पर एक बच्चे को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है सुरक्षा के लिहाज से। अगर आप अपने पिता के पास हैं तो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन वो हाथ जिनकी जिम्मेदारी एक बच्चे को सुरक्षा देने की थी, उन्होंने गोली से अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। कबूल भी कर लिया कि मैंने हत्या की है। राधिका यादव WTA और ITF टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी है। राधिका यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। AITA के अंडर 18 श्रेणी में रैंक 75 हासिल किया था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल हुई थी। राधिका ने अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग 113 हासिल की थी। राधिका ने एक लोकप्रिय टेनिस अकादमी भी शुरू की थी, यानी कि अपनी अकेडमी भी शुरू की थी। राधिका को इंस्टाग्राम पर रील बनाना पसंद था। आरोपी पिता दीपक ने अपनी बेटी राधिका यादव की हत्या कर दी थी। उसे लोगों से बेटी की कमाई खाने के ताने मिल रहे थे। लोगों के तानों से तंग आ गया था आरोपी पिता, ये पिता की तरफ से कहा गया है। बेटी राधिका पर अकादमी बंद करने का दबाव बना रहा था पिता। राधिका यादव अकादमी बंद करने के लिए राजी नहीं थी।
15 दिनों से दोनों में झगड़ा चल रहा था। झूठी शान के लिए 3 गोलियां मारकर बेटी की हत्या कर दी। वारदात के समय बेटी रसोई में खाना बना रही थी। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग बुलेटिन की 7वीं खबर। आरोपी पत्नी की कोर्ट में पेशी। रोहतक मगन सुसाइड केस। आरोपी पत्नी दिव्या को आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल दिव्या को लिया गया था 1 दिन के रिमांड पर। दिव्या के बॉयफ्रेंड दीपक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। मगन सुसाइड केस और अब राज से पर्दा उठेगा। क्या पत्नी दिव्या का मोबाइल फोन इस सस्पेंस को खत्म करेगा? महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक से आखिर क्या मगन की पत्नी के संबंध थे? मोबाइल फोन की तलाश में दिव्या को लेकर दिल्ली गई है रोहतक पुलिस। 1 दिन का रिमांड खत्म होने पर दिव्या को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जिस तरह से मगन ने सुसाइड किया था, मगन के आखिरी वीडियो में सामने आया था। मगन ने कहा था कि अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड दीपक से परेशान है, लगातार उससे पैसे मांग रखे हैं, पैसे दे भी चुका है और काफी परेशान इसलिए है क्योंकि पत्नी दबाव बना रखी थी कि अपने पिता का कत्ल कर दो और पिता की जो संपत्ति है उसे बेचकर मुझे पैसे दे दो। इसी मामले से परेशान होकर मगन ने खुदकुशी कर ली थी। परिवार को जब खुदकुशी का पता लगा तो परिवार थाने गया और इस पूरे मामले में केस किया गया दिव्या पर, दिव्या के बॉयफ्रेंड दीपक पर। लेकिन दोनों पहले की अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे, जिसमें दिव्या की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन दीपक की जो जमानत याचिका है उसमें ये कहा था कि उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब तमाम तरह के सबूत पुलिस के पास है। सबसे महत्वपूर्ण सबूत वो वीडियो हैं जो मगन को दिव्या ने भेजे थे अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ। और ये जो वीडियो हैं इनमें से कई वीडियो काफ़ी अश्लील हैं। इन्हीं वीडियो से लगातार मगन को टॉर्चर किया जा रहा था। मगन दिमागी तौर पर टूट चुका था, काफ़ी परेशान था। उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, क्योंकि जो आरोप उसने लगाए, उसने कहा था कि दिव्या का जो बॉयफ्रेंड है वो कांस्टेबल है, वो उसे कानून की धमकी देता है। उसे कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। और मगन काफी परेशान हो गया था। राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं और बीजेपी पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला। चुनाव आयोग ने नई साजिश की है। चुनाव आयोग भाजपा का काम कर रही है। महाराष्ट्र में जो चोरी हुई है अब वही चोरी बिहार में होने वाली है। हम भाजपा को चोरी नहीं करने देंगे। बीजेपी 5-6 बड़ी कंपनियों को अपना सारा धन दे रही है। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के हैं और आदिवासियों के रहेंगे। दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो। आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। जाओ, लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद। हत्या के बाद भी बेखौफ आरोपी। जी हां, एक और बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है, हत्या के बाद बेखौफ आरोपी। हिसार में स्कूल प्रिंसिपल जगबीर सिंह हत्याकांड में स्कूल के 2 छात्रों ने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया, इनकी तलाश है। बांस बादशाहपुर गांव का ये मामला है। प्रिंसिपल ने बाल कटवाने के लिए कहा था। छात्रों ने हत्या के बाद वीडियो शेयर किया। आरोपियों ने की 10 लाख रुपए की मांग, तो आरोपियों ने 10 लाख रुपए की मांग भी की है।
प्रिंसिपल की हत्या की और एक वीडियो भी शेयर किया के और प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा था कि बाल कटवाएं, लेकिन छात्रों ने गुस्से में आकर अपने ही प्रिंसिपल की हत्या कर दी। हत्या का ये मामला हैरान करने वाला है, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या उसी स्कूल के छात्रों ने की है जिन्हें डिसिप्लिन में लाना चाहता था प्रिंसिपल प्रयास कर रहा था कि छात्रों को डिसिप्लिन में लाया जाए, अनुशासन में लाया जाए, ताकि उन्हें पढ़ाई से जुड़ा जाए, उन्हें बाल कटवा कर आने के लिए कहा था, लेकिन छात्रों ने हत्या कर दी प्रिंसिपल की। अब इस मामले में वीडियो भी इन छात्रों ने जारी किया है, जिनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। तो आरोपी बेखौफ है और वीडियो एक ब्लर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपने ही प्रिंसिपल की हत्या कर दी है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, भागते हुए नजर आ रहे हैं आरोपी। तो आरोपी स्कूल से भागते एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं और हत्या कर दी, मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले में प्रिंसिपल को शायद अंदेशा भी नहीं था किस तरह से हत्या कर दी जाएगी। अब इस मामले में आरोपियों ने वीडियो जारी किया के कहा कि उन्हें पैसे चाहिए, 10 लाख की मांग की है। छात्रों ने हत्या के बाद वीडियो शेयर किया, आरोपियों ने 10 लाख रुपए की मांग कर डाली। अब देखिए क्या मानसिकता अपराध की बढ़ रही है छात्रों में, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से आए दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, समाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, समाज किधर जा रहा है। सवाल ये भी है कि छात्र जिनका काम पढ़ाई करना था वो हत्याएं कर रहे हैं। तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों जो हमारा थप्पड़ मारा था ना, ओ अलर्ट जियो लाख रुपये चू है। हाँ सीधी बात है, तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों जो हमारा थप्पड़ मारा था ना, ओ अलर्ट जियो। जो प्रिंसिपल जगबीर सिंह जी थे उनको चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में 2 लड़के के नाम आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पूरी हमारी पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है और उनको जिंदल हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो वहाँ पे उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। तो जो भी इसमें रोल निकल कर आएगा उसकी हम पूरी जांच करवाएंगे। हत्या के कारण क्या हो सकते हैं? जी हत्या के कारण तो जैसे बता रहे हैं कि उनको नोटिस दिया करते थे, उनसे पूछताछ करते थे भी कि वो ठीक प्रकार से रहें, जैसे बाल अगर जैसे बड़े हो गए तो उनको छोटे कटवाएं, अगर कपड़े नहीं पहनते टक इन करें उसको प्रॉपरली। तो इस प्रकार की जो काउंसलिंग एक्टिविटीज होती है, जो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी होती है। तो ब्रेकिंग बुलेटिन की 9वीं बड़ी खबर, पुल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। जी हां, गुजरात के वडोदरा में पुल हादसा हुआ था और इस मामले में राहत बचाव कार्य का 3रा दिन है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने आज भी 3 शव बरामद किए हैं। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा के 18, तो मरने वालों का आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा है। पुल हादसा हुआ था और पुल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, मरने वालों का आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा है। जिस तरह से पुल हादसा हुआ था, पुल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। और इधर आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य जारी है, शवों की तलाश की जा रही है, लोगों की तलाश की जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देखिए कि किस तरह से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, सीधा पानी में जा गिरे थे। मरने वालों का आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा है। खाई में जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं सारे ये वाहन जा गिरे थे, क्योंकि पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्रेकिंग बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर नमहोल में खाई में गिरी है निजी बस हादसा, जिसमें करीब 36 लोग घायल हो गए। एम्स कोठीपुरा में सभी घायलों को भर्ती करवाया गया है। हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, तो हादसे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाई में बस बिलासपुर में गिरी है और नमहोल में ये खाई में बस जा गिरी है। इस हादसे में करीब 36 लोग घायल हो गए हैं। एम्स कोठीपुरा में तमाम घायलों को भर्ती करवाया गया है। हादसे के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो हादसे के पीछे कारण क्या रखे हैं, किसी तरह की लापरवाही या फिर वाहन पर नियंत्रण खो देना, वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई है। तमाम घायलों को रेस्क्यू किया गया है, घायलों को एम्स पहुंचा दिया गया है। एम्स कोठीपुरा में तमाम घायलों का उपचार चल रहा है। खाई में बस गिरने से हुआ है हादसा, तो खाई में बस गिरी और खाई में बस गिरने से यह हादसा पेश आया है।
ब्रेकिंग बुलेटिन की 11वीं खबर, आक्रोशित हुए कावड़िए। जी हां, रुड़की में कावड़ियों का एक बवाल सामने आया। कावड़ियों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। कार चालक पर कावड़िए काफी भड़क गए। कावड़ खंडित करने के आरोप लगाए गए। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत किया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में ले लिया है। वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। अब सवाल ये भी है कि देखिए, कावड़ का जो सीधा जुड़ाव है वो भक्ति से है, श्रद्धा से है, लेकिन वो भक्ति, वो श्रद्धा किस काम की जिसमें सम्मान ना हो। कावड़िए कावड़ लेकर जा रहे हैं, अगर किसी हादसे में उनकी कावड़ खंडित हो गई तो क्या तोड़फोड़ करना, मारपीट करना जायज है? ये बड़ा सवाल है। क्या श्रद्धा में शांति नहीं होनी चाहिए? कावड़ लेने गए हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं और रास्ते में वाहनों को तोड़फोड़ रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया है। वीडियो भी अब वायरल हो रहा है और सवाल यही है कि आप कावड़ देने अगर जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी कानून के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है। ना आप कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, ना समाज में ये संदेश दे सकते हैं कि कावड़िए हिंसक है, क्योंकि हिंसा फैलाना कम से कम धर्म से, श्रद्धा से और श्रद्धा भाव से नहीं जुड़े हैं।